नमस्कार साथियों, मैं शुभम पुरोहित क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी 2023 का एग्जाम जो आपका 17 दिसंबर को होने वाला है, उस एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने हर एक यूनिट से 100 संभावित एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसी कड़ी में मैं आज आपके साथ यूनिट 5 और 6 में, जिसमें आपको मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था का सिलेबस दिया हुआ है, उससे 100 संभावित एमसीक्यूज यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस पीडीएफ सीरीज को हमारे रूट ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर हम लोगों ने कुछ मॉक टेस्ट भी डिजाइन किए हुए हैं। आप उनको खुद से सॉल्व करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब आप लोगों को पता है कि यदि पूरी दुनिया में अगर कहीं ट्रेड हो रहा है तो उसे देखने के लिए, चेक करने के लिए भी कोई ना कोई संस्था हमारे सामने मौजूद होनी चाहिए। वो संस्था जो है, क्या वो आईएमएफ है, आईबीआरडी है, डब्ल्यूटीओ है या आईएफसी है। ये जो संस्था है वो है डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ इसका सही आंसर है। इससे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या है। देखिए, डब्ल्यूटीओ का जो पुराना नाम है वो है GATT, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये 1948 में बना था, तो उसी के आगे इसको परिवर्तित करते हुए डब्ल्यूटीओ बना दिया गया। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है, वो है डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है। मतलब भारत जो है वो सबसे ज्यादा क्या निर्यात या एक्सपोर्ट करता है, ये आपको बताना है। देखिए, आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है कि भारत सबसे ज्यादा जो आयात करता है वो आयात करता है पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल। सबसे ज्यादा जो आयात करता है वो आयात करता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। साथ ही साथ यदि हम लोग ये देखें कि भारत सबसे ज्यादा निर्यात क्या करता है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब क्रूड ऑयल से कुछ प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है। मतलब क्रूड ऑयल भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो आंसर में नहीं दिया है। तो सेकंड जो सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली चीज जो भारत से है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी यानी रत्न एवं आभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्न एवं आभूषण। थर्ड क्वेश्चन है कि मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के तेल निर्यात व्यापार का कितना है। देखिए, भारत का जो मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का है, यहां पर कुल निर्यात व्यापार का कितना है। देखिए, 1% से कम है, 1% है, 1% से अधिक है, 2% है। अभी रिसेंट डेटा यह आया है कि भारत जो अपना निर्यात करता है वो विश्व के कुल निर्यात का लगभग 2% है। तो इसका सही आंसर है वो है डी, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा आय की प्राप्ति होती है। भारत ऐसी क्या चीज निर्यात करता है नकदी फसलों में, तो जूट एक नकदी फसल है, तंबाकू एक नकदी फसल है, चाय एक नकदी फसल है, कॉफी। ये चारों अपने आप में एक नकदी फसल है। इनमें सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है, देखिए सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो है चाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टी। देखिए, चाय निर्यात के मामले में फर्स्ट नंबर पे जिस देश की रैंक आती है वो आती है श्रीलंका, और सेकंड नंबर पे जो देश आता है वो आता है भारत। भारत में ऑल्दो सबसे ज्यादा चाय होती है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग खपत कर लेते हैं। भारत के लोग चाय बहुत पीते हैं, निर्यात नहीं कर पाते। तो सेकंड नंबर पे यदि इंटरनेशनली हम लोग देखें तो श्रीलंका के बाद भारत की रैंक आती है। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन नहीं पूछा है, सिर्फ भारत के बारे में पूछा है कि कौन सी चीज वो सबसे ज्यादा निर्यात करता है नकदी फसलों में, तो सबसे ज्यादा निर्यात करता है चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद, मतलब भारत जो है सबसे ज्यादा आयात क्या करता है वो आपको बताना है। देखिए, सबसे ज्यादा जो आयात करता है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन में, कि आप भारत सबसे ज्यादा जो आयात करता है वो करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं। सेकंड जो ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ अनाज, क्या ग्रेन्स सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो नहीं। आप लोगों को पता है कि हम लोग ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हम लोगों का गलत हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है पूंजीगत वस्तुएं, पेट्रोलियम पदार्थ। थर्ड ऑप्शन है पेट्रोलियम पदार्थ एवं रासायनिक उर्वरक, और फोर्थ है जवाहरात एवं पेट्रोलियम पदार्थ। देखिए, जवाहरात या
जेम्स एंड ज्वेलरी तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। सबसे ज्यादा जब जो चीज आयात करते हैं वो करते हैं पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स। बड़ी बड़ी मशीनों को मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में अब अभी भी हम थोड़े पीछे हैं, इसलिए हम लोगों ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे प्रोडक्ट जो कैंपेन है वो लॉन्च की हुई है। तो पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स और पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत सबसे ज्यादा आयात किन देशों के साथ करता है या किन देशों के समूह के साथ करता है? क्या वो ओईसीडी है, क्या ये ओपेक है, क्या ये पूर्वी यूरोप है, या ये विकासशील देश है? देखिए इसका सही आंसर है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे ज्यादा भारत जो आयात करता है वो करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहां से आते हैं? इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, मतलब कोई ग्रुप है कुछ कंट्रीज का, जिनमें ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला है, और बहुत सारी अरेबियन कंट्रीज हैं जिनसे भारत जो है अपना आयात करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपेक। तो आपको लेकिन ऑल्दो ओईसीडी, ओपेक, इनकी स्थापना कब हुई ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च की जाती है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारत सबसे ज्यादा आयात क्या करता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो यहां पर है पेट्रोलियम पदार्थ। उर्वरक नहीं, इसका आंसर उर्वरक नहीं है। रक्षा उपकरण, यदि हम लोग रक्षा उपकरण जो है वो आयात करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग जो आयात करते हैं वो करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और विद्युत गृह मशीनरी नहीं। पहला जो ऑप्शन है पेट्रोलियम पदार्थ, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं कि सरकार क्या करती है, कुछ जोन या एरिया डिसाइड कर देती है और विदेशी जो निवेशक होते हैं उनसे बोलती है कि आप अपनी फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पर लगाइए, हम आपको कुछ सुविधाएं देंगे। कुछ सुविधाएं कैसे? या तो हम आपको टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन दे देंगे, या वहां पर आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस रहेगा, हमारी साइड से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार ये सब क्यों करती है? ताकि हमारा एक्सपोर्ट जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बूस्ट कर सके। तो ये मॉडल जो अपनाया था सबसे पहले, ये मॉडल किस देश ने अपनाया था? सबसे पहले ये मॉडल अपनाया था चीन ने, और वो मॉडल वहां पर सक्सेसफुल भी रहा। और उसी की तर्ज पर हम लोगों ने भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो किस वर्ष प्रभावी हुआ? फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था। पार्लियामेंट में ये एक्ट 1999 मतलब 1999 में पास हो गया था। लेकिन भारत में हम लोगों को पूछा ये प्रभावी इफेक्टिव रूप से लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था सन 2003 में। तो ये भी आ सकता है कि संसद में पास कब हुआ? तो संसद में पास हुआ 1999 में, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? मोनोपोली, किस चीज में मोनोपोली है जो भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो वो जो मोनोपोली है आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो मोनोपोली है हम लोगों की अभ्रक में, माइका। अभ्रक जो है उसको निर्यात करने में भारत जो है विश्व में नंबर 1 है और उसकी मोनोपोली है और कोई उसको निर्यात नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? देखिए आप लोग श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, पीत क्रांति, आप लोगों ने बहुत सारी क्रांतियां पढ़ी हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति कीमती खनिजों से नहीं। दलहन नहीं, इसका सही आंसर दलहन नहीं है। जूट भी नहीं है। इसका सही आंसर है बागवानी और शहद। बागवानी फसलें, हॉर्टिकल्चर जो फसलें होती हैं, सब्जियां, फूल, उनमें, और शहद जो है उनके उत्पादन को जो क्रांति का नाम दिया गया है वो क्रांति है स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बागवानी और शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए मेनली जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं आप लोगों को पता है 3 होती हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स या पर्यावरण से हम जो चीजें लाते हैं उनको हम लोग कौन सा सेक्टर का नाम देते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। यदि हम मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज की करते हैं या प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को थोड़ा सुधार देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। और
यदि सर्विस सेक्टर, सेवाओं की जहां पर बात होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर क्या मैं कोई प्रोडक्ट दे रहा हूं आपको? नहीं, यहाँ मैं आपको टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये कौन सा है? टर्शरी सेक्टर। लेकिन यहाँ पर पूछा डेयरी। देखिए डेयरी क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है, दूध जो होता है वो नेचुरली होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। अमूल दूध से संबंधित श्वेत क्रांति से मान सकते हैं। आनंद बिल्कुल। नेक्स्ट वर्गीज कुरियन, इनको तो हम श्वेत क्रांति का जनक ही बोलते हैं, वर्गीज कुरियन। तो ये तीनों जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। लेकिन नॉर्मन बोरलॉग, कहाँ नाम सुना है हम लोगों ने इनका? ये जो है हरित क्रांति से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की है? यदि हम लोग देखें कि भारत जो अपना निर्यात या एक्सपोर्ट करता है वो किस महाद्वीप को सबसे ज्यादा करता है? क्या वो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है या उत्तरी अमेरिका है? भारत सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो करता है एशिया। भारत से लगे हुए जितने भी देश हैं उनको भारत जो है सबसे ज्यादा निर्यात करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? देखिए 1960 के दशक में आप लोगों को पता है कि हम लोगों को 1960s का जो एरा था उस समय हम लोगों के यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति वैसे तो बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन इसके ड्रॉबैक ये थे कि ये कुछ सीमित क्षेत्रों तक, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और साउथ के थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स में ये सफल रही, बाकी सब जगह ये सफल नहीं रही। और एक इसका ड्रॉबैक ये था कि हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो समग्र पूरी फसलों पर नहीं पड़ा था, उसका प्रभाव कुछ सीमित फसलों पर पड़ा था। वो सीमित फसलें क्या गेहूं और आलू थे, गेहूं और चावल थी, गेहूं और ज्वार थे, या चाय या कॉफी थे? नहीं, वो जो सीमित फसलें थी वो थी गेहूं और चावल। तो क्या लेकिन हमारे देश में गेहूं ही चावल ही होता है और कुछ नहीं होता है? नहीं, बहुत सी फसलें होती हैं, लेकिन सर्वाधिक इंपैक्ट हरित क्रांति का जिस फसल पर पड़ा वो पड़ा गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मोटे अनाज जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिलेट्स। आप बताइए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन से ईयर को घोषित किया गया है? देखिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी मोटे अनाजों का वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। क्यों मोटे अनाज इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? कि मोटे अनाज जो है न्यूट्रिशन के मामले में बहुत रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, तो इसको निर्यात करने के मामले में भारत, चीन, रूस और जापान में भारत जो है वो नंबर फर्स्ट है। मोटे अनाज क्या होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब क्या है? मोटे अनाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। मतलब छोटे किसान कौन होते हैं जिनको हम छोटे किसान बोलेंगे? कैटेगरी यदि हम न्यूमेरिकली टेक्निकली देखें तो छोटे किसान होते कौन है? देखिए छोटे किसान वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है, उनको हम छोटे किसान बोलते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है छोटे किसानों में और सीमांत किसानों में। सीमांत किसान यानी मार्जिनल फार्मर जो होते हैं उनके पास जमीनें होती हैं 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम, उनको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यानी सीमांत किसान। लेकिन 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन है तो उसको हम लोग बोलते हैं छोटे किसान, स्मॉल फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? देखिए राष्ट्रीय आय की गणना हमारे यहाँ योजना आयोग करता है क्या? नहीं, योजना आयोग तो वैसे भी अब खत्म हो गया, वित्त मंत्रालय भी नहीं करता, रिजर्व बैंक भी नहीं करता। जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो की जाती है CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि CSO की स्थापना कब हुई थी? CSO की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। ठीक है, 2 मई 1951 को CSO की स्थापना हुई थी और यही संस्था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? देखिए आप लोगों को पता है कि गरीबी हटाओ को जो नारा दिया था वो दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। दरअसल इंदिरा गांधी के विरोधियों ने एक नारा उनके खिलाफ दिया था, जो नारा था कि इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने ये नारा परिवर्तित कर दिया और नारा क्या हो गया? गरीबी हटाओ। आप लोगों को ये बताना है कि जो गरीबी हटाओ का नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दूसरी, तीसरी, पांचवी या नौवीं? गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो 1974 टू 1978 में जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5th।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी, सिडबी का पहले बात तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है सिडबी का फुल फॉर्म है होता है। साथ में सिडबी का आप लोगों को कार्य याद रखना है, जो हमारे देश में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उनको ऋण या वित्त उपलब्ध कराने का काम जो करता है वो करती है संस्था सिडबी। आपको ये बताना है मुख्यालय कहाँ है, क्या मुंबई में है, नई दिल्ली में है, लखनऊ में है या कानपुर में है? इसका जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1990। तो आपको डेट भी याद रखना है, फुल फॉर्म भी याद रखना है, हेडक्वार्टर भी याद रखना है और कार्य भी याद रखना है सिडबी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? करेंसी डिवैल्यूएशन किसको हम बोलते हैं? देखिए करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब अपनी करेंसी जो होती है या डोमेस्टिक करेंसी जो होती है वो फॉरेन करेंसी की तुलना में गिर जाए, उसका मूल्य जो है वो गिर जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो है वो दे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, ये सही लग रहा है। विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से मुद्रा का मूल्य निर्धारण, नहीं ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयात को प्रोत्साहन, नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। इसका जो सही आंसर वो ये है कि इंटरनेशनल जो फॉरेन करेंसी चल रही है, जैसे सपोज करिए डॉलर है, डॉलर की तुलना में अगर किसी देश की डोमेस्टिक जो करेंसी है उसका मूल्य गिर जाए, हमारे यहाँ की डोमेस्टिक जो करेंसी है वो है रुपया, भारतीय रुपया, तो भारतीय रुपये के मूल्य में अगर गिरावट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। अच्छा ये बात बताइए कि मुद्रा यदि हम गिरावट यहां पर बोल रहे हैं, सपोज करिए $1 इज इक्वल टू, सपोज अभी 84 चल रहा है सपोज करिए, तो $1 इज इक्वल टू जब 82 होगा या $1 इज इक्वल टू 90 होगा, आप ये बताइए कि इनमें डिवैल्यूएशन किसका है? डिवैल्यूएशन कौन सा है, ये वाला या ये वाला? सोच लीजिए, एक सेकंड पॉज लीजिए, बताइए कि इनमें डिवैल्यूएशन कौन सा है? डिवैल्यूएशन है ये। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है, नहीं, यदि हमारी हमको कैपेसिटी से देखना है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की कैपेसिटी कितनी कम हो गई है। पहले देखिए जो चीज 84 रुपए में आ जाती थी, 84 में आ जाती थी, अब हमको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं उसके लिए? 94 रुपीज। इसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी विदेशी मुद्रा है जो पलायन कर जाती है, बहुत जल्दी माइग्रेट कर जाती है? क्या वो हार्ड करेंसी बोलते हैं उसको, सॉफ्ट करेंसी, गोल्ड करेंसी, या फिर गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी? यहाँ पर वो हार्ड है, पहला है हार्ड और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है हॉट करेंसी। देखिए आप हॉट करेंसी, आप लोगों को यदि मीनिंग इसका मालूम है तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। हॉट करेंसी मतलब थोड़े बहुत लालच के चक्कर में, मान लीजिए आज हमारे यहाँ किसी ने इन्वेस्ट किया है, कल को किसी इन्वेस्टर को ये दिख रहा है कि नहीं चाइना में बहुत ज्यादा फायदा है, तो तुरंत, या चाइना में इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट उठ के वो करेंसी कहाँ पर चली जाएगी? चाइना में चली जाएगी। तो ऐसी करेंसी जिसमें शीघ्र पलायित कर जाने की जो होती है प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं हॉट करेंसी। थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट के लालच में जो करेंसी पलायित कर जाए, क्या बोल रहे हैं उसको? हॉट करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति का उदय, अंतिम व्यक्ति का उदय मतलब अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबी को दूर करना? नहीं। अल्पसंख्यकों को उन्नत करना? नहीं। अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना? नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं है। अंत्योदय का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया, अंतिम रूप से जो गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीब है उसकी मदद करना, उसको हम लोग बोलते हैं अंत्योदय। ठीक है, तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में सबसे अधिक जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है? कौन कौन से पैरामीटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के? क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर है, या शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर? नहीं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ये 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर मानव विकास सूचकांक जो है हर साल जारी होता है। इसमें रैंक बहुत अच्छी हमारी कंट्री की नहीं होती, लेकिन धीरे 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 हम लोग सुधार कर रहे हैं। ये जो इंडेक्स है वो 1990 में पहली बार आया था। हमारे यहाँ के जो मुख्य अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन और महबूब उल, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उनके लगभग एक कंबाइंड एफर्ट से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था वो लाया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसके जो है प्रमुख पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स को जो है वो प्रकाशित कौन करता है? बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको जो प्रकाशित करता है वो करता है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स, ऑप्शन डी यूएनईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, आरसीबी राव, बीकेआरबी राव या डॉक्टर आर गाडगिल? इन्होंने किया था कि नहीं? इन्होंने भी नहीं किया था, बीआरबी राव ने भी नहीं किया था, आरसीबी राव ने भी नहीं किया था। सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए भारत में जो क्या बोलते हैं वेल्थ का ड्रेन हो रहा था, हमारे यहाँ से करेंसी औपनिवेशिक काल में जो बाहर जा रही थी उसको उजागर करने का सबसे पहले जो काम किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। और एक सिद्धांत उन्होंने दिया था, एक बुक आप लोगों ने बार बार पढ़ी होगी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उन्होंने जो वेल्थ का ड्रेन हो रहा था वो बताने के लिए कि आप हमारे देश को कितना लूट रहे हो, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय बताई थी कि भारत में भारतीयों की राष्ट्रीय आय अगर प्रति व्यक्ति हम देखें तो वो कितनी है, या मतलब प्रति व्यक्ति आय या फिर राष्ट्रीय आय यदि हम लोग देखें तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले उसका आकलन किया था। सही आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि किस वर्ष भारतीय करेंसी का डिवैल्यूएशन किया गया। देखिए भारतीय जो रुपया है उसको हम लोगों ने 3 बार जो है जानबूझकर गिराया था। एक बार गिराया था 1949 में, एक बार गया था 1966 में और थर्ड टाइम गिराया था 1991 में। हमने 3 ही बार हमारी भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया है। इसमें जो ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4th ऑप्शन तो गलत है यहाँ पर, लेकिन हमने पूछा है कि सर्वप्रथम कब अवमूल्यन किया गया। सर्वप्रथम अवमूल्यन किया गया था वो 1949 में किया गया था, लगभग सितंबर का जो महीना था, सितंबर 1949 में हमने भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया था। ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। हम लोग को ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक कौन कौन से कार्य करता है और उनमें कौन सा कार्य अभी इस ऑप्शन में नहीं दिया है। देखो करेंसी नोट इशू करना, बिल्कुल करेंसी नोट जो इशू करने का जो अथॉरिटी है वो किसको है? आरबीआई को है। मुद्रा योजना करेंसी की प्लानिंग जो है वो भी आरबीआई करती है। भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना, बिल्कुल कंट्रोलर, बैंकर्स बैंक भी हम आरबीआई को बोलते हैं कंट्रोल करने के लिए। निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, देखिए आरबीआई डायरेक्ट ऋण नहीं देता है, निर्यातकर्ताओं को तो बिल्कुल भी नहीं देता, बैंकों को जरूर देता है, निर्यातकर्ताओं को बिल्कुल नहीं देता, एक्सपोर्टर्स को बिल्कुल नहीं देता। तो इसमें पूछा था कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए भारत में जो कैपिटल मार्केट होता है, पूंजी बाजार होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए, शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने एक संस्था जो है वो बनाई थी 1988 में। उस संस्था का नाम था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो सेबी का यही स्थापना वर्ष आप लोगों से पूछा है 1988, इसका जो है वो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैंक दर वह है जिस पर, बैंक रेट क्या होता है आपको ये बताना है कि बैंक पब्लिक को उधार देती है, आरबीआई पब्लिक को उधार देती है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो ये तो डी ऑप्शन तो साफ साफ गलत लग रहा है। आरबीआई में किसी व्यक्ति का खाता है क्या आप में से? तो बिल्कुल नहीं, आरबीआई तो पब्लिक को उधार ही नहीं देता। एक बैंक पब्लिक को उधार देती है, नहीं ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होता है आरबीआई। आरबीआई देखिए वाणिज्यिक बैंकों को उधार देने के लिए 2 रेट का इस्तेमाल करता है। एक रेट होती है रेपो रेट और एक रेट जो होता है वो होता है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है? देखिए रेपो रेट जो दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, शॉर्ट टर्म अल्पकालिक अवधि के लिए दिया जाता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना मैक्सिमम, ठीक है। बैंक रेट जो है वो दिया जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस पर, सालों के लिए दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। इसमें अंतर सिर्फ इतना ही होता है, ये अल्प अवधि ये दीर्घ अवधि, लेकिन देता आरबीआई है किसको? वाणिज्यिक बैंकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो 2 तरीके से आता है। एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म है। एक इन्वेस्टमेंट होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली शेयर मार्केट के जरिए जो है इन्वेस्ट करते हैं हमारी किसी भी कंट्री में। तो उसी का जो होता है वो एक उपकरण होता है या इन्वेस्टमेंट टूल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पी नोट। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में पी नोट।
पार्टिसिपेटरी नोट्स इसको बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटल टूल है किसी भी देश में इन्वेस्ट करने का। तो मैंने आप लोगों को बताया कि किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, हिंदी में हम लोग बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, जो व्यक्ति निवेश करता है। और अगर प्रक्रिया की बात कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं निवेश, ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज मैं बोल रहा हूँ $1 इज इक्वल टू 84 है, तो ये क्या है, एक्सचेंज। मतलब आप किसी को 84, मतलब फॉरेक्स डीलर को यदि आप 84 रुपीज देंगे तो उसके बदले वो आपको कितने रुपए देगा, $1। लेकिन भारत का कोई व्यक्ति अगर आपको मतलब एयरपोर्ट में मान लो $1 देगा तो उसके बदले उसको कितने मिलेंगे, 84। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो ये एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जितना भी होता है उसका रखरखाव कौन करता है, कस्टोडियन कौन होता है, तो वो कस्टोडियन होता है वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। RBI का ये कार्य भी है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो कस्टोडियन होता है, रखरखाव जो करता है, वो RBI करती है। यूं कहें कि किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। देखिए नाबार्ड, आपको पहले तो फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर ऋण प्रोवाइड करने के लिए जो सुप्रीम जो बॉडी होती है उसको हम लोग नाबार्ड बोलते हैं। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। एग्जैक्ट डेट के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कई बार कमेटी का नाम भी पूछ लेते हैं कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। वो जो कमेटी थी वो थी शिवरमन कमेटी, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म ईयर कमेटी, ये तीन चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है, जीरो बेस्ड बजट किसको बोलते हैं। देखिए जीरो बेस्ड बजट इसको बोलते हैं जब हम बोलते हैं कि अब हम जो बजट है वो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और पिछले साल का जो बजट या खर्चा था उसको हम लोग अगर शून्य मान लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो बेस बजट। तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से जब बजट हमको तैयार करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो बेस बजट, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है। देखिए जिस तरीके से आज जनधन योजना 2014 में स्टार्ट हुई थी, वही हर एक व्यक्ति का खाता खोलने के लिए उससे ही मिलती जुलती शुरुआती वर्षों में हम लोगों ने एक योजना स्टार्ट की थी, वो थी ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित। ग्रामीण बैंकिंग जो है, जो गरीब लोग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनको बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए हम लोगों ने रूरल बैंकिंग जो थी वो सर्विस जो है वो स्टार्ट की थी। तो ये योजना जो है वो है स्वाभिमान योजना। नाम से समझ नहीं आ रहा है लेकिन ये रूरल बैंकिंग से जुड़ी हुई योजना है। फिर फाइनेंशियली लोगों को इंक्लूड करने के लिए, इंक्लूसिवनेस के लिए ये योजना है स्वाभिमान योजना, जनधन योजना की तरह ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि भारत में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है वो कब हुआ। पहले प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, सरकारी स्टेक्स बिल्कुल नहीं थे। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले 1969 में जो है वो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बड़े बैंकों का। और ये बहुत बड़ा स्टेप था इंदिरा गांधी के कार्यकाल का, ठीक है, 1969 में। तो गरीबों की, मजदूरों की, आम व्यक्ति की पहले बैंकों में पहुंच नहीं थी। उस पहुंच को बढ़ाने के लिए जरूरी था कि नेशनलों का जो बैंक है उनका नेशनलाइजेशन किया जाए। तो उसी कड़ी में सबसे पहले जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो 1969 में किया गया था। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरी बार नेशनलाइजेशन कब हुआ। दूसरी बार जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1980 में, जब 6 बड़े बैंक जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स थे, जिनको हम लोग अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और सेकंड नंबर पे जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो ईयर था 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। मतलब यदि हम करेंटली ईयर्स यानी रिसेंट ईयर्स की बात करें तो भारत का जो खर्चा है वो सबसे ज्यादा किस में होता है। क्या भारत डिफेंस में खर्चा करता है, क्या भारत पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कभी उन्होंने लोन लिया होगा भारतीय गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, और अब उसका इंटरेस्ट चुका रही है, भाई उसी का पैसा उसमें सबसे ज्यादा लग जा रहा है। क्या ये है लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जा रहा है, या पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ी बड़ी मशीनों पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, उस पर जो है इन्वेस्टमेंट भारत सरकार का सबसे ज्यादा है रिसेंट ईयर्स में। देखिए सबसे ज्यादा जो खर्चा भारत सरकार का हो रहा है, दुख की बात है कि वो
ब्याज की अदायगी पर हो रहा है। मतलब हम लोगों ने पहले कभी लोन लिया होगा, भारत सरकार ने लोन लिया होगा, और उसका ब्याज जो है वो सरकारें जो है वो चुका रही है, सबसे ज्यादा खर्चा इसी पर हो रहा है। देखिए, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, सरकार भी लोन लेती है, हर व्यक्ति भी लोन लेता है, लेकिन अगर आप लोन लेकर ऐसी योजनाएं स्टार्ट करेंगे जिन योजनाओं का उद्देश्य जो है वो लोक लुभावनवाद है, किसी को सैलरी दे दी या कोई योजना लॉन्च कर दी, वो नहीं। यदि आप लोन देते हैं, यदि आप लोन लेते हैं और उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट रोड, सड़क, हॉस्पिटल, यदि या इन्वेस्टमेंट पर्पज से यदि आप कोई कॉलेज बना लेते हैं, इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, उस पर यदि आप खर्चा करते हैं तो लोन लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत सरकार आप किस पे खर्चा कर रही है, अब वो देखना पड़ेगा। तो ब्याज की अदायगी जो है वो सबसे ज्यादा भारत जो है सरकार करती है, उस पर सबसे ज्यादा खर्चा होता है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कौन सा उत्पाद एवं जिला सही संबंधित नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश के क्वेश्चन हम लोग थोड़े बहुत डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर पूछा है आपसे कि हर एक जिले में एक उत्पाद को जो है वहां का सिग्नेचर प्रोडक्ट बना दिया गया है। तो ऐसा आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो उस जिले से संबंधित नहीं है। सतना में टमाटर को बनाया उत्पाद, बिल्कुल सही है। दमोह में चना को बनाया, दमोह में चना बहुत होता है। रीवा में अदरक को बनाया है क्या, और सीधी में गलीचा को। देखिए सीधी, यहाँ सीधी डिस्ट्रिक्ट है, सीधी जो है, सीधी डिस्ट्रिक्ट में गलीचा जो होता है उसको उत्पाद बनाया गया है, बिल्कुल सही। दमोह में चना को, सतना में टमाटर को। रीवा में जो होता है, रीवा में अदरक को नहीं बनाया गया, रीवा में जो बनाया है वो बनाया है बांस को। बांस जो है वहां पर सिग्नेचर प्रोडक्ट है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी और कहां की गई थी। देखिए, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, आप हम लोग को पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप कहां पर है, वो डेवलप है इंदौर में। लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि इंदौर तो दो ऑप्शन में दिया हुआ है, 1970 1975। देखिए, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1970 में इंदौर में। इस तरीके के कुछ जो ईयर्स होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लघु उद्योग निगम कहाँ पर है, उसका ईयर क्या है। वस्त्र उद्योग निगम कहाँ है, निर्यात निगम कहाँ है, उसका ईयर क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है इंदौर, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी। देखिए कितना फैक्चुअल, कितना अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि मध्य प्रदेश में अभी करेंटली बाघ जो है, टाइगर जो है वो कितने। मध्य प्रदेश में करेंटली जो टाइगर है उनकी संख्या है 785, लेकिन कई लोग इसका 526 लगा देंगे। देखिए, टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 की बात चल रही है, जो 2023 में रिपोर्ट आई है। इसके पहले टाइगर एस्टिमेशन 2021 में जो हुआ था उसमें हम लोगों की जो संख्या थी वो थी 526। अब जो संख्या हो गई है वो 785 हो गई है, और अभी की ही पूछ रहे हैं, वो रिपोर्ट 2022 की ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। देखिए, ये जो सिंचाई परियोजना है अभी इसका उद्घाटन हुआ है, राजनाथ सिंह जी और शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। बहुत महंगी परियोजना है, लगभग 8,000 करोड़ की इसको परियोजना बोल रहे हैं। ये जो परियोजना उद्घाटन इस परियोजना का हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में आकार ले रहा है, इसे किस देश की मदद से स्थापित किया जा रहा है। देखिए, देश में युवाओं के जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बहुत कोशिश कर रही है, और उसी दिशा में ग्लोबल स्किल पार्क जो है भोपाल में बनाया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है किस देश ने इसमें सहयोग किया है, जो सहयोगी देश है वो है सिंगापुर। ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में युवा नीति किस वर्ष लाई गई है। अभी अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट अभी ईयर्स में 2023 में जो है मध्य प्रदेश में युवा नीति लाई गई है, देश में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। जो सीखो कमाओ योजना भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो भी लगभग इसी का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे विभिन्न एक्सप्रेसवे एवं उनकी लंबाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एक्सप्रेसवे मतलब रोड्स का नेटवर्क एक बनाया जा रहा है, उसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अटल प्रगति पथ 299 किलोमीटर, विंध्य प्रगति पथ 676 किलोमीटर, बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर, मध्य विकास पथ 346 किलोमीटर। कौन सा आंसर आप लोग है गलत है, आप लोगों को बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मध्य विकास पथ। दरअसल मध्य विकास जो पथ है उसकी जो लेंथ है 346 नहीं है, वो है 746। ठीक है, तो 346 गलत है, 746 इसका सही आंसर है। तो अभी आप लोगों से पूछा था
कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, तो गलत ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में चना, उड़द, मसूर, सोयाबीन ये सभी फसलें होती हैं। आपको बताना है प्रथम स्थान किस में नहीं है। देखिए अब जो है मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं रखता। वैसे तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोलते हैं, लेकिन सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश की जो प्रथम रैंक है वो अब छिन गई है। अब जो सोयाबीन उत्पादन में प्रथम रैंक जिस स्टेट की है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे एमपी है, और इसलिए अब सोया स्टेट का जो टैग था वो मध्य प्रदेश से हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। स्टेटमेंट बेस हमको क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। यह देश में दुग्ध उत्पादन में 8.6% का योगदान देता है। ये दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। देखिए मध्य प्रदेश जो है तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य, ये सही स्टेटमेंट है, और देश के दुग्ध उत्पादन में 8.6% का योगदान देता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं इसको, ये जो है कब आया था, किस वर्ष पारित किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट था वो 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर आया था। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, कौन से वित्त आयोग की सिफारिश पर आया था ये भी पूछ सकते हैं। 12वें आप लोगों को याद रखना है, और ये पास हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है हमको, मैच द फॉलोइंग, कि सारे ईयर्स वाले क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था निर्यात या वस्त्र उद्योग निगम वाला, जिसका इंदौर सही आंसर था। ये आप लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश, पूरा फैक्चुअल आंसर है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1977, राज्य वस्त्र निगम 1969, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1976, मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1961। अब ये ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए, सारे ईयर्स यदि आप लोगों को पता है तो ये आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग जो निगम है उसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, 1960, ये जो है 1961। राज्य वस्त्र उद्योग जो निगम है उस राज्य वस्त्र उद्योग निगम, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना हुई थी 1969, और मध्य प्रदेश निर्यात निगम है उसकी स्थापना हुई थी 1971। तो ये ईयर्स हैं, आप लोग यहाँ पर डैश लगा लें, वो जुड़ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। सारे ईयर्स बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे टेक्सटाइल पार्क एवं संबंधित स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा होता है, टेक्सटाइल पार्क जो है कहाँ कहाँ बना रहे हैं आप लोगों को बताना है कि वो सही जुड़े हैं या नहीं। धार मोहना, मोहना जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में है, अचारपुरा भोपाल में है, लिहगडुआ ये छिंदवाड़ा में है, लेकिन जावरा क्या सीधी में है? जावरा नहीं, जो जावरा है वो है रतलाम डिस्ट्रिक्ट में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि हम लोगों को बताना है सुमेलित नहीं है, जो जावरा है वो रतलाम में है, मतलब सीधी इसका सही आंसर नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे देश का सबसे बड़ा हीरे का भंडार मिला हुआ है? देखिए अभी अभी न्यूज आई थी कि मध्य प्रदेश में केन नदी के किनारे लगभग 2908 हेक्टेयर में 3.4 करोड़ कैरेट के हीरे पाए गए हैं। ठीक है, तो हेक्टेयर लगभग 3000 हेक्टेयर और 3.4 करोड़ कैरेट के, तो बहुत बड़ा हीरे का भंडार मिला है केन रिवर के किनारे। तो सोन, नर्मदा और टोन्स ये गलत ऑप्शन है, सही आंसर है केन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवास स्थान टोडा या टांडा कहलाता है? देखिए मध्य प्रदेश में भारिया, कोरकू, सहरिया और बंजारा ये सभी जो है जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें से जो भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति कहां पर होती है? भारिया जनजाति ये जैसे हम लोग यूपी का मैप बनाते हैं तो यहाँ पर छिंदवाड़ा के पास जो है वो भारिया जनजाति मिलती है, और इनका जो निवास स्थान है वो कहलाता है टोडा या टांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़ों का प्रयोग करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिलेबस में जीआई टैग वगैरह भी दिया हुआ है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, नंदना प्रिंट कौन सी कला, डोगरा कला, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में बैगा, भील, भारिया और सहरिया, अगेन ये चारों जनजातियां पाई जाती हैं। इनमें से जो भील जनजाति है, भील जनजाति जो है वो नंदना प्रिंट के कपड़ों का प्रयोग करती है।
मध्य प्रदेश में कॉफी का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है बुरहानपुर, बैतूल, जबलपुर और डिंडोरी। मध्य प्रदेश में बैतूल जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर कुकड़ू हिल्स पाई जाती है। कुकड़ू हिल्स, यहां पर जो है कॉफी का जो उत्पादन है वो किया जाता है। तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के कुकड़ू हिल्स में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुना में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाने की स्थापना कब की गई थी? गुना में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना, देखिए नेशनल फर्टिलाइजर जो कारखाना है गुना में, वो अमेरिका और इटली के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अमेरिका और इटली। इसके अलावा इसकी जो ईयर इन्होंने पूछा है, ईयर 1986, 1984, 1967 और 1958। इसका जो सही आंसर है वो है 1984 बी। आपको पता है कि झाबुआ में रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए गए हैं। रॉक फॉस्फेट जो मिलता है वो झाबुआ में मिलता है, और रॉक फॉस्फेट जो होता है उसका उपयोग किया जाता है फर्टिलाइजर या उर्वरक बनाने के लिए। तो गुना में जो नेशनल फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्री है वो अमेरिका और इटली के सहयोग से जो बनी है, उसकी स्थापना 1984 में हुई है। और फर्टिलाइजर हमसे पूछ लिया जाए कि किससे बनता है, तो वो रॉक फॉस्फेट से बनता है। और रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है? वो झाबुआ में मिलता है। तो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हम लोगों को स्टिक रहना है कि एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके पेरी फेरी में जितने क्वेश्चन है हम लोगों को वो सॉल्व नहीं करने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनगणना से हर बार क्वेश्चन आते हैं। जनघनत्व क्या होता है? एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जनघनत्व, डेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है वो है 236। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात जिलों का सही क्रम बताना है हम लोगों को, कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है, उससे कम और सबसे कम जो है हम लोगों को लिंगानुपात बताना है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ऑप्शन डी में जो दिए गए हैं, इनमें जो लिंगानुपात का जो क्रम है, जैसे बालाघाट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो लिंगानुपात मिलता है वो मिलता है 1021, ठीक है। अलीराजपुर में जो लिंगानुपात है वो है 1011, मंडला का जो लिंगानुपात है वो है 1008, और डिंडोरी का जो लिंगानुपात है वो है 1002। ये सही क्रम है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लिंगानुपात आप लोगों को पता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसको हम लिंगानुपात या सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो यदि बालाघाट का लिंगानुपात 1021 है, मतलब कि इसका क्या हुआ कि बालाघाट में 1000 पुरुषों पर, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में 1021 जो है वो महिलाएं हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? हम लोगों को पता है कि क्षेत्रफल के आधार पर देश का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और सेकंड नंबर पे यदि हम लोग देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल का लगभग 9.38% है। 9.38%, 100% की अगर हम बात करें तो 9.38% जो है वो एमपी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 व 2011 में मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या रही? मतलब 2001 में मध्य प्रदेश की जो जनगणना थी या जनसंख्या थी वो 2011 में कितने परसेंट बढ़ गई, ये हम लोगों को बताना है इन 10 सालों में। तो मध्य प्रदेश में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो 10 साल में बढ़ी है वो बढ़ी है 20.35, मतलब 20.35 जो परसेंट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 2001 और 11 के बीच में। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने हैं, लेकिन याद आपको ये रखना है, वो रखना है 20.35, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब किया गया? मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब किया गया? 1 नवंबर 1956, 26 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1947 या 23 नवंबर 1950? मध्य प्रदेश में जो वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 26 जुलाई 1948 को। मध्य प्रदेश में लगभग 33 हवाई पट्टियां हैं और 5 जो है इंटरनेशनल जो है वो एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में है।
यद्यपि ये जो डेटा है वेरी करता रहता है, आप लोगों को ये डेटा बहुत अच्छे से देखना है। डेट याद रखना है कि मध्य प्रदेश में वायु परिवहन स्टार्ट कब से हुआ। तो मध्य प्रदेश में जो वायु परिवहन स्टार्ट हुआ वो हुआ 26 जुलाई 1948। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि सहरिया जनजाति जो है उसका मुखिया पटेल कहलाता है, उराव जनजाति का मुखिया महतो कहलाता है, परीक्षा जो विवाह पद्धति है क्या ये भीलों में प्रचलित है, या ये सभी सही जवाब है। देखिए, सहरिया का मुखिया पटेल कहलाता है, ये सही जवाब है। उराव का मुखिया महतो कहलाता है, ये भी सही है। और जो भील जनजाति है उसमें एक विवाह पद्धति प्रचलित है, जिस विवाह पद्धति का नाम है परीक्षा विवाह। मतलब तीनों ही जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं ये सही है। मतलब इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, सभी कथन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारिया जनजाति का निवास स्थान क्या कहलाता है। अगेन भारिया जनजाति हम लोगों को पता है छिंदवाड़ा में रहती है। भारिया जनजाति का जो निवास स्थान है, हर एक जनजाति का निवास स्थान, पहनावा, उनका खान पान, उनकी खेती आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसी क्रम में भारिया जो जनजाति का निवास स्थान आपसे पूछा है, भारिया जनजाति का जो निवास स्थान है वो कहलाता है ढाना। ठीक है, भारिया जनजाति का निवास स्थान कहलाता है ढाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है। जब आप बैगा जनजाति कभी भी पढ़ेंगे बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति के ऊपर एक व्यक्ति है जिनका नाम है बेरियर एल्विन। इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। तो इन व्यक्ति ने बैगा जनजाति के ऊपर बुक लिखी हुई है, तो इसके लेखक भी पूछा गया है, बेरियर एल्विन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट उदिता का संबंध। देखिए, मध्य प्रदेश में जो इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एज सच इंडियन इकोनॉमी जैसे नहीं है। उसमें जनजातियां या आपका जो जनगणना, इस तरीके के क्वेश्चन भी एमपी इकोनॉमी का पार्ट यहाँ पर बना दिए गए हैं। या कल्याणकारी जो योजना है, कल्याणकारी योजनाएं भी सिलेबस में आपको है। तो उसी क्रम में आप लोगों को पूछा है कि प्रोजेक्ट उदिता का संबंध किससे है। आपको रिसेंट में जितनी भी सरकार ने योजनाएं लॉन्च की हैं वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट उदिता का जो संबंध है वो होती है किशोरी बालिकाओं में माहवारी संबंधी स्वच्छता तथा प्रबंधन के बारे में जागरूकता एवं एनीमिया कुपोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट उदिता जो है वो योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। देखिए, आप लोगों ने स्लैश एंड बर्न यानी काटो और जलाओ आपने खेती देखी होगी, जिसको हम लोग झूम खेती भी बोलते हैं। इसी तरह की जो झूम खेतियां अलग अलग जनजातियों में प्रचलित हैं। किसी में चिमाता नाम से, किसी में बेवर नाम से, किसी में झूमिंग और किसी में पोंडू नाम से। आप लोगों को पूछा गया है कि भील जनजाति के द्वारा जो स्लैश एंड बर्न खेती होती है या कृषि होती है उसको क्या बोलते हैं। उसको बोला जाता है चिमाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, चिमाता जो कृषि है वो भील जनजाति के द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है वही अगेन योजना में कि बलराम ताल योजना 2007 में प्रारंभ की गई, जल अभिषेक अभियान 2006 में प्रारंभ किया गया और खेत तालाब योजना 2007 में प्रारंभ की गई। क्या ये सभी कथन सही है या इनमें से कोई गलत है। देखिए, ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों स्टेटमेंट सही है। बलराम ताल योजना हो, चाहे जल अभिषेक अभियान हो या खेत तालाब योजना हो, ये सभी योजनाएं सिंचाई के पर्पज से, सिंचाई के उद्देश्य से, खेती में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ये योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। आपको बताना था कि इनमें से गलत कौन सा है, तो सभी आंसर जो है वो उसके सही हैं। आप लोगों को इसका ईयर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि बलराम ताल योजना 2007 में स्टार्ट हुई थी, जल अभिषेक अभियान 2006 में स्टार्ट हुआ था, खेत तालाब योजना भी 2007 से प्रारंभ हुई। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लंपी रोग किस पशु से संबंधित है। बहुत ज्यादा न्यूज अभी आई थी कि जो लंपी जो रोग हो रहा है, लंपी रोग, वो किस पशु से संबंधित है। आपको पूछा है गाय, मुर्गी, गाय का बछड़ा, भेड़ या बकरी। जो लंपी जो रोग हो रहा है मध्य प्रदेश में वो फैला था, बहुत ज्यादा पशुओं, जानवरों की मृत्यु भी हुई थी, वो संबंधित था गाय से। आप लोगों ने देखा होगा कि गाय के शरीर पर कुछ चिकटे वगैरह भी पाए गए थे, दिखने में फोटो वगैरह यदि आपको देखना है गूगल पर जाकर फोटो देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंखनाद योजना के संबंध में असत्य कथनों पर विचार कीजिए। एक अगेन वही योजना है शंखनाद योजना। क्या ये योजना 1997 में प्रारंभ हुई थी। क्षेत्रों का विकास प्रक्रिया में विद्यालयों की सहभागिता बढ़ाना। अगर यदि पूरे एरिया का डेवलपमेंट करना है उसमें विद्यालयों की सहभागिता बढ़ाने के लिए योजना स्टार्ट हुई थी, या फिर ये योजना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, या इसके सभी कथन सत्य हैं। देखिए,
स्टेटमेंट जो सी है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये तो ऑलरेडी शिक्षा में योजना चली रही है, तो फिर ये वाला क्वेश्चन क्यों सही होगा। शंखनाद योजना योजना जो है वो SC ST जो है अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शंखनाद योजना स्टार्ट हुई थी। इसका जो ईयर था वो 1997 था, और ये जो क्वेश्चन है वो SC ST लोगों को विकास प्रक्रिया में विद्यालयों के माध्यम से सहभागिता बढ़ाना इसका सही आंसर है। तो ए और बी सही है, लेकिन सी इसका जो है आंसर वो गलत है। आप लोगों को गलत स्टेटमेंट या असत्य कथन ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति कौन सी है। पनिका, सहरिया, उराव, कोल। देखिए, यदि आप लोगों को कोई दूसरा स्टेटमेंट याद होगा स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश के जो नॉर्थ वेस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये जो है सबसे ज्यादा कुपोषित डिस्ट्रिक्ट या कुपोषित जिले हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि श्योपुर जो डिस्ट्रिक्ट हो उसको हम लोग मध्य प्रदेश का इथोपिया भी बोलते हैं। इथोपिया जो अफ्रीका का एक देश है, क्योंकि इथोपिया में बहुत ज्यादा कुपोषण या मालन्यूट्रिशन होता है, तो श्योपुर में भी होता है, तो कंपैरिजन करने के लिए हम श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथोपिया बोल देते हैं। ठीक है, अब ये पूछा है कुपोषित जनजाति आप लोगों से पूछा हुआ है, इस एरिया में कौन सी जनजाति आप लोगों की मिलती है। पनिका नहीं मिलती है, उराव नहीं मिलती है, कोल जनजाति नहीं मिलती है। इस एरिया में जो जनजाति पाई जाती है वो जनजाति मिलती है सहरिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कई बार दूसरे फैक्ट्स जो आपको पता होते हैं उनकी मदद से आप कोई ओरिजिनल क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। भले ही आपको यहाँ सहरिया ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि इस एरिया में कुपोषण या माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, और इनमें से जो जनजाति के ऑप्शन दिए गए हैं वो सहरिया ही एकमात्र जनजाति है जो यहाँ मिल रही है। तो सही आंसर इसका क्या है, सहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो था वो कब बना था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है 1964। 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। ये आपको रटना है बहुत अच्छे से, जनजातियों से संबंधित जो भी फैक्ट है सारे याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि राज्य का सबसे मुख्य कर राजस्व जो है वो क्या है। कि राज्य की जो आय होती है कर के माध्यम से, उनमें किस कर के माध्यम से सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है। जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क यानी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, आयकर यानी इनकम टैक्स, और निगम कर, किनसे सबसे ज्यादा आय प्राप्त हो रही है। तो सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, चाहे वो स्टेट जीएसटी हो चाहे सेंट्रल जीएसटी हो। जीएसटी के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, द वेल्थ ऑफ नेशन में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। जॉन मेनार्ड कीन्स की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब है उसमें कैपिटलिज्म के बारे में बहुत डिटेल से बात की गई है। तो पूंजीवाद के बारे में द वेल्थ ऑफ नेशन बुक है उसके बारे में बात की गई है। इसका सही आंसर है पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है, जिसमें उत्पादन की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, उसको पूंजीवाद बोलते हैं। सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं तो समाजवाद बोलते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद का जो मिश्रण है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे ये तो खैर ऑप्शन ही गलत है, तो लेकिन ये वेल्थ ऑफ नेशन जो आप लोगों से पूछा हुआ था, वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में जो बात की गई थी, वेल्थ ऑफ नेशन बताया गया है बुक में, पूंजीवाद के बारे में उस बुक में बताया गया है। आपको ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पूंजीवाद या कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब से प्रारंभ हुआ। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तीन चीजों का ध्यान रखता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की बात करता है, के पैरामीटर्स के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है। ये आया कब था, ये आया था 1990 में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में। मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान के कोई व्यक्ति थे, महमूद उल हक, अर्थशास्त्री थे ऑब्वियसली, और हमारे यहाँ के अमर्त्य सेन, उनके कंबाइन एफर्ट से मानव विकास सूचकांक जो था वो डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को उपरोक्त में से किसे कर्ज देने के लिए हुई थी। नाबार्ड का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो होता है वो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देने के लिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ग्रामीण हस्तशिल्प नहीं, शहरी हस्तशिल्प नहीं, छोटे पैमानों के उद्योग, इनको नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है। पीपीपी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब आपकी डोमेस्टिक करेंसी कितनी पावरफुल है कि वो किसी चीज को, किसी वस्तु को खरीद पा रही है, तो उसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स के आधार पर नापते हैं, पीपीपी।
इसका एक और फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पीपीपी उस सेंस में पूछा हुआ है जिस सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। आपको बताना है पीपीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है। देखिए पीपीपी के आधार पर भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी जो है अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे यदि हम लोग इकोनॉमी या जीडीपी साइज के आधार पर बात करें तो छठवीं सातवीं रैंक जो है भारत की आती है, लेकिन पीपीपी के आधार पर भारत जो है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। रीजनल रूरल बैंक्स की जो स्थापना की गई थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए की गई थी, ताकि ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिल सके। उसी दिशा में 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स बने थे। हर एक स्टेट में अपने अपने स्पॉन्सर बैंक के हिसाब से और स्टेट के सहयोग के हिसाब से रीजनल रूरल बैंक जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक 1975 बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की 3 मेथड जो होती हैं वो ये एक होती है इनकम मेथड। यदि हम अर्थव्यवस्था में जितने सेक्टर होते हैं सभी की इनकम को हम ऐड कर दें तो इनकम मेथड से आप राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड होती है प्रोडक्शन मेथड। यदि आप जितना प्रोडक्शन किसी इकोनॉमी में हो रहा है सारे प्रोडक्शंस को आप लोग ऐड करते हैं तो वो भी एक मेथड होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। और तीसरी होती है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड। एक इकोनॉमी में कोई व्यक्ति कितना एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर करता है उन सभी एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड कर दें तो एक्सपेंडिचर मेथड से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ आय विधि और प्रोडक्शन मेथड जो है ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। जनसंख्या से, साक्षरता से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए प्रोफेसर हुए प्रोफेसर राजकृष्णा, ठीक है, उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि 1947 के बाद 1980 तक भारत की जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 3.5% के आसपास थी और ये स्थिर हो चुकी थी, ना इससे ज्यादा हो रही थी ना इससे कम हो रही थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सर्कुलेट। यदि हम एवरेज निकालें तो लगभग 3.5% ही एवरेज जो था पूरे देश की राष्ट्रीय आय का या जीडीपी का चल रहा था। उसको उन्होंने नाम दिया कि हिंदू वृद्धि दर। क्यों? क्योंकि देश की अधिकतर पॉपुलेशन हिंदू थी और उसको उन्होंने इकोनॉमी से जोड़ दिया। तो ये राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन की एक मेथड प्रोफेसर राजकृष्णा ने दी थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, राष्ट्रीय आय से। नाम से समझ नहीं आ रहा है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ, यदि आप लोगों को पता है तो आंसर आपका पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रक किसे कहा जाता है। पूंजी बाजार जो शेयर मार्केट को नियंत्रित करते हैं, वो शेयर मार्केट जो होता है वो पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए अथॉरिटी कौन है? उसको नियंत्रित करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि सेबी आप लोगों को डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ है। सेबी की स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के तहत हुई, सेबी का मुख्यालय कहां पर, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए पूंजी बाजार का नियंत्रक सेबी बोल रहे हैं, लेकिन यदि इसके आधार यदि मनी मार्केट यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो मनी मार्केट का जो कंट्रोलर होता है वो होता है आरबीआई। ठीक है, यहां पर आप लोगों से कैपिटल मार्केट पूछा है और कैपिटल मार्केट का कंट्रोलर है सेबी और मनी मार्केट का कंट्रोलर है आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई। भारत की प्रथम जो खनिज नीति घोषित की गई थी वो की गई थी 1951 में। 1950, 51, 52, 55 पास के ही ऑप्शन जो है आप लोगों को दिए हुए हैं। 1951 में भारत की फर्स्ट जो है मिनरल पॉलिसी अनाउंस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश में कितना है। शिशु किसको बोलते हैं? 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको शिशु बोलते हैं। उनका लिंगानुपात हम लोगों को बताना है। तो 0 से 6 साल के जितने बच्चे होते हैं उनमें फीमेल जो चाइल्ड होती है वो कितनी है उसको बताने के लिए शिशु लिंगानुपात का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है वो है 918। मतलब क्या हुआ कि 0 से 6 साल के जितने बच्चे हैं उनमें 918 जो बच्चे हैं वो क्या है? फीमेल बच्चे उनमें से है, फीमेल चाइल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्व सिंचाई पर दिया गया। देखिए पंचवर्षीय योजनाएं एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। भले ही पंचवर्षीय योजनाएं अब हमारे देश में काम नहीं करती हैं लेकिन अभी भी पंचवर्षीय योजनाओं से कोई ना कोई क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ ही लेता है कभी ना कभी। तो तीसरी जो पंचवर्षीय मध्य प्रदेश की योजनाएं थी, 5 ईयर प्लान था, उसमें खेती पर सर्वाधिक महत्व दिया गया था और सिंचाई पर, विशेषकर सिंचाई जो है इरिगेशन में, उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। थर्ड 5 ईयर जो प्लान है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की एक फ्लैगशिप योजना जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बार बार शिवराज जी प्रचार करते हैं अपनी योजनाओं में। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। ये योजना इतनी सफल योजना रही कि इस योजना को आधार बनाकर बहुत से राज्यों ने अपने अपने राज्य में नाम चेंज करके योजनाओं को अनाउंस किया। ठीक है, तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में कब से स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई 2007 में। 5, 6, 7, 8 बिल्कुल करीबी ऑप्शन है, आप लोगों को याद रखना है। 2007 मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना। एफआईआर आपके द्वारा योजना प्रारंभ की गई। देखिए, ऑन स्पॉट जिस जगह पर कोई क्राइम या कोई घटना घटित होती है वहां जाकर एफआईआर कोई व्यक्ति दर्ज करवा लेता है या दर्ज कर देता है। तो वो जो योजना है वो 2020 में पुलिस का एक प्रोग्राम चलाया था पुलिस ने, एफआईआर आपके द्वार। 2020 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरणपुर औद्योगिक विकास केंद्र अवस्थित है। मध्य प्रदेश में जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे पीथमपुर कहाँ है, धार में, मालनपुर कहाँ है, भिंड में, इस तरीके, मंडीदीप कहाँ है, रायसेन में। इस तरीके से आपको सारे इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो पता होने चाहिए। किरणपुर कहाँ पर है? किरणपुर है बालाघाट में। ठीक है, छिंदवाड़ा नहीं, छतरपुर नहीं, मंडला नहीं, बालाघाट इसका सही आंसर। स्टील कॉम्प्लेक्स पार्क कहां अवस्थित है? स्टील कॉम्प्लेक्स पार्क आपको बताना है, क्या ये इंदौर में है, क्या ये धार में है, सागर में है या छिंदवाड़ा में? इसका जो सही आंसर है वो है सागर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या जबलपुर? देखिए, नगरीय जनसंख्या मतलब किस जिले में? नगर में, शहरों में कोई जनसंख्या सबसे ज्यादा रह रही है प्रतिशत के हिसाब से, तो वो नगर है भोपाल। भोपाल में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या जो है वो निवास कर रही है प्रतिशत की दृष्टि से। इसका ऑप्शन सही आंसर है, ऑप्शन ए भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत है? आप मुझे बताइए कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग देखें तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो 7th है। ठीक है, 7th रैंक मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश में लगभग 5.99% जो है जनसंख्या पूरे देश की निवास करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5.9899%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम अवस्थित है। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम, पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि वस्त्रोद्योग निगम टेक्सटाइल जो हब है, सबसे ज्यादा कपड़े जहां पर मिलते हैं और बनते हैं, पैदा होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो है इंदौर। भोपाल में नहीं है, छिंदवाड़ा में नहीं है, उज्जैन में नहीं है। वस्त्रोद्योग निगम का मुख्यालय भी इंदौर में है और वस्त्रोद्योग जो निगम है उसका सन कौन से ईयर में ये वस्त्रोद्योग निगम स्थापित हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर और शहडोल। सबसे ज्यादा कम जो साक्षरता वाले संभाग की अगर आप बात करेंगे तो इंदौर जो है सबसे कम साक्षरता वाला संभाग है। ऐसे ऑप्शन में पता नहीं चल रहा है लेकिन संभाग में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल ग्राम कौन सा है? पिपलौदा, बड़नगर, बड़झिरी और जावद। देखिए, मध्य प्रदेश का पहला जो डिजिटल ग्राम है वो है बड़झिरी। बड़झिरी कहां पर है? बड़झिरी भोपाल के पास है। ये भी पूछ सकता है मध्य प्रदेश बड़झिरी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में या किस शहर के सबसे नजदीक है, तो बड़झिरी है भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल ग्राम, ऑप्शन सी बड़झिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयपुर गुना क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए फेमस है? वस्त्रोद्योग के लिए, खाद्य उत्पादन के लिए, हीरा खनन के लिए, कोयला खनन के लिए? विजयपुर जो है स्थान है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, विजयपुर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, विजयपुर गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है। जो लोग भोपाल में रह रहे हैं उन लोगों को पता है कि गोविंदपुरा एक एरिया है ना, तो उन लोगों का तो आंसर ये गलत होना ही नहीं चाहिए। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया तो भोपाल में अवस्थित है गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई, कहां पर की गई प्लास्टिक पार्क की स्थापना? देखिए, मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए स्टील कॉम्प्लेक्स, लेदर कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिक पार्क ये सब बनाए गए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि कोई भी आप लोगों से पूछे, क्योंकि ऑप्शन हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो तमोट जो रायसेन में पड़ता है वहां पर मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, तमोट रायसेन।
निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के शीर्ष 4 न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला नहीं है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जो है आप लोगों को बताने हैं। न्यूनतम लिंगानुपात यदि मैं आप लोगों से पूछूं सबसे ज्यादा न्यूनतम लिंगानुपात किस डिस्ट्रिक्ट का है, सब वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है भिंड। अब भिंड है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये श्योपुर, ये लगभग साथ ही है। लेकिन सबसे ज्यादा लिंगानुपात यदि हम शीर्ष कम लिंगानुपात की बात चल रही है यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा श्योपुर। मतलब इन तीनों में लिंगानुपात बहुत कम है, लेकिन श्योपुर इन जिलों के जो रेंज होती है, चेन होती है, उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नहीं ही पूछा था। इसका मतलब क्या हुआ कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर में जो है लिंगानुपात बहुत कम है, लेकिन श्योपुर में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीना रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? सऊदी अरब, यूएई, यमन और ओमान। आपको पता होना चाहिए कि ओमान जो है एक देश है, ओमान देश ने बीना रिफाइनरी की स्थापना की थी हमारे भारत सरकार के सहयोग से। ओमान, अभी मोदी जी भी आए थे बीना में, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग, राज्य योजना आयोग, एमपी ट्राइफेड और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। एमपी ट्राइफेड जो जनजातीय लोगों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, इसने मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन मतलब इन्वेस्टर समिट जो है वो उसका आयोजन किया था। वैसे यदि मैं बोलूं इन्वेस्टर समिट कहां पर होती है तो वो इंदौर में होती है। जैसे हर एक राज्य जो होता है भारत में आजकल इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए अपने यहाँ इन्वेस्टर समिट आयोजित करता है। जैसे आप लोगों ने वाइब्रेंट गुजरात समिट देखा होगा, ऐसे मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट होती है वो आयोजित कौन कर रहा है? वो आयोजित कर रहा है एमपी ट्राइफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी अवस्थित है। बहुत स्टैटिक बेसिक क्वेश्चन किसी भी बुक में आप लोगों को मिल जाएगा कि सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी, जो जानवर होते हैं उनमें डिसीज की पकड़ के लिए कि कौन सी डिसीज है कौन सी नहीं, ये लेबोरेटरी कहां पर है? ये लेबोरेटरी इंदौर, जबलपुर, रीवा, भोपाल में से भोपाल में अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष जारी की थी? देखिए मानव विकास सूचकांक, सबसे पहले मानव विकास जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 1990 में। मध्य प्रदेश में जो रिपोर्ट थी वो प्रचारित हुई थी 1995। इस सीरीज में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर 1990 तो नहीं ही लगाएंगे। खैर ऑप्शन में है भी नहीं 1990, लेकिन 1990 जो स्टैब्लिश हुआ था या 1990 में जो रिपोर्ट आई थी वो भारत में आई थी। हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ये आई थी 1995। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल स्किल पार्क का गठन किया गया। ग्लोबल स्किल पार्क, देखिए युवाओं के सपनों को आकार देने के लिए मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो बनाए जा रहे हैं, और इसका जो गठन जो है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और मुरैना में से भोपाल में जो है ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो बन रहा है। किसके सहयोग से बन रहा है? तो ग्लोबल जो स्किल पार्क है वो सिंगापुर के सहयोग से बन रहा है। नेक्स्ट है पहला व्यावसायिक पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। देखिए विंड एनर्जी में हम लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा आगे है, सभी लोगों को पता है कि वो डिस्ट्रिक्ट है देवास। कहां पर? देवास। जाम गोदरानी देवास में पवन ऊर्जा के बहुत से संयंत्र हैं। रीवा हम लोगों को पता है फेमस था सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। जो रीवा अल्ट्रा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो था 750 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट बना हुआ था वो रीवा में है, सोलर के लिए है। नीमच राजगढ़ में नहीं है, देवास इसका सही आंसर है। जाम गोदरानी देवास। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्मार्ट सिटी में शामिल शहर नहीं है। आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश में, पहली बात तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कितने शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो है वो शामिल है। 100 स्मार्ट सिटी बननी है, उनमें से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है मध्य प्रदेश का, ये आपको बताना है। देखिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उज्जैन शामिल है, सागर शामिल है, सतना शामिल है। रीवा जो है शहर वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हम लोगों ने कर दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोगों ने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए कोशिश की होगी यहाँ पर, और आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है एक बार आप लोगों ने कर लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, थोड़े समय बाद आप फिर से ये वाली सीरीज को देखें और देखेंगे फिर से आपको ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे क्रेजी जी के ट्रिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी एमपीपीएससी क्रैक करने में बहुत आसानी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।